हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां सीटेट एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके किस विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान खंड है, सामाजिक विज्ञान खंड के प्रश्न पत्र 2, ध्यान रखें कहां से, 6 to 8 के लिए जो प्रश्न पत्र 2 है, इसमें जो भूगोल खंड है, भूगोल खंड से विगत वर्षों में किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, कैसे प्रश्नों को पूछा गया है, पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है प्रश्नों को, और कैसे किस खंड से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, इन पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान रखें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से 8 के लिए है, जो उसमें भी कौन से सब्जेक्ट, तो ध्यान रखें भूगोल यानी ज्योग्राफी। ठीक, आइए देखते हैं कि कौन सा है आज के पैनल में हमारा पहला सवाल। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। दूसरा है, प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। आपके सामने सही विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, जिसमें ऑप्शन क्रमशः है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी में है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी में है 1 तथा 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों गलत है। यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में। ठीक है, सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में ध्यान रखें किससे प्रश्न फ्रेम किया गया है। ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में, कि जब हम पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो उनमें किन दिशाओं के बारे में सूचना दी जाती है, या किन दिशाओं को लेकर इन्हें सूचित किया जाता है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि अक्षांश और देशांतर क्या है। देखिए, हम सभी ने पृथ्वी में या पृथ्वी के एक प्रतिरूप के रूप में ग्लोब को तो देखा ही होगा, और ग्लोब में ध्यान रखें कि कुछ अलग प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। जैसे सबसे पहले जो विषुवत वृत्त है वह खींचा गया है कहां पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, ध्यान रखिए। और इसी विषुवत वृत्त के समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, यही रेखाएं दरअसल क्या कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं, और इन्हें ही हम अक्षांश के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री या कहें 0 अक्षांश के बाद, 0 डिग्री के अंश के बाद जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इन्हें हम उत्तरी गोलार्ध की अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और जैसे ही आप इससे नीचे की तरफ आते हैं इन्हें हम दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और साउथ में क्या है, दक्षिणी ध्रुव, या आप कह सकते हैं साउथ पोल। ठीक, दक्षिणी ध्रुव के साथ विषुवत रेखा की यदि हम एंगल की बात करें तो क्या है, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं अक्षांशीय रेखाओं के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये जिसमें जो विषुवत वृत्त है, जो विषुवत रेखा है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत वृत्त दरअसल पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसमें ये जो अक्षांशीय रेखाएं आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ पर एक रेखा है जिसे हम कहते हैं, इसे हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये इसे हम कहेंगे कर्क रेखा, और ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री पर यहाँ एक रेखा है साउथ पोल के नजदीक, ध्यान रखें पृथ्वी के साउथ या सदर्न हिस्से में, यहां इसे हम कहते हैं मकर रेखा। आपको इसका अंश भी ध्यान रखना है, क्या, 23.5 डिग्री साउथ, यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसके बीच में ये जो हिस्सा है
23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो हिस्सा है यह दरअसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय जोन कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय जोन कहलाता है। यह वह क्षेत्र है जहां पर यदि हम सन की बात करें, मान लीजिए सूरज है, तो सूरज की जो किरणें हैं वे अमूमन या कह सकते हैं वर्ष भर में कहीं ना कहीं एक बार सीधी पड़ती ही पड़ती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वर्ष में कहीं ना कहीं एक बार सीधी पड़ती ही पड़ती हैं। और खास तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ष भर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इन्हें मिलता है इस क्षेत्र को, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है अन्य अक्षांशीय क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर अधिक होता है, गर्मी यहाँ इस क्षेत्र में अधिक होती है। जैसे ही आप निम्न अक्षांश की ओर जाते जाएंगे या उच्च अक्षांश की ओर जाते जाएंगे, कैसे, यहाँ पर 0 है तो आप उसके बाद जब ऊपर अक्षांशों की ओर जाएंगे तो ये ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं अक्षांश। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 66.5 डिग्री भी एक साउथ पोल पर और 66.5 डिग्री एक नॉर्थ पोल पर भी वृत्त है, या आप कह सकते हैं ये अक्षांशीय रेखा है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ की यदि बात की जाए तो यह आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री साउथ की बात की जाए तो ये अंटार्कटिका वृत्त है, ध्यान रखें। ठीक है, और इसके भीतर वाला जो क्षेत्र है जहां से यदि हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो यहां से आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव का जो पूरा क्षेत्र है यह बहुत अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुंचता है। यहाँ भी सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुंचता है। कैसे? सूर्य की जो किरणें हैं जो ताप उत्पन्न करती हैं, ये ना के बराबर पहुंचने की वजह से यह क्षेत्र क्या है, बहुत अधिक ठंडा होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बहुत अधिक ठंड यानी शीत वाला क्षेत्र और यहाँ पर उष्ण वाला क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र बचता है, समशीतोष्ण, ध्यान रखें, समशीतोष्ण क्षेत्र या आप कह सकते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब क्या, जहां शीत प्लस उष्ण दोनों हो, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण दोनों हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि ये तो हमने पूरी पृथ्वी के बारे में जाना, पृथ्वी में जो कटिबंध स्थित है उनके बारे में समझने की कोशिश की। प्रश्न अक्षांश और देशांत के बारे में है, देशांतर के बारे में है। तो हमने जिन रेखाओं की चर्चा की, ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण की ओर हैं, है ना, कुछ उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा कर रही हैं, कुछ दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा कर रही हैं। यानी जब भी हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे, तो अक्षांश हमें उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर संदर्भित करते हैं। हम जब भी अक्षांशों की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, या हम कहेंगे 10 डिग्री उत्तर, हम कहेंगे 10 डिग्री दक्षिण। तो जब अक्षांशों की बात की जाएगी तो उसे हम उत्तर और दक्षिण के रूप में संदर्भित करेंगे। लेकिन जब यहीं पर देशांतर की बात होगी, ध्यान रखिए, यहां हम देशांतर को समझने की कोशिश करते हैं। जब यहां हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर मतलब नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा, काल्पनिक रेखा, इसे हम देशांतर के रूप में समझते हैं। और इसी के सापेक्ष अन्य रेखाएं भी हैं पूरे ग्लोब में जो खींची गई हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से अन्य रेखाएं हैं जो खींची जाती हैं यहाँ। ये सभी दरअसल देशांतर रेखाएं हैं, और जो देशांतर रेखाएं हैं ये इस यामियोत्तर रेखा के अलावा, ध्यान रखें, जो मेन देशांतर रेखा है उसे किसे संदर्भित करते हैं, 0 डिग्री से। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर वह रेखा है जो ग्रीनविच टाइम, आप जिसके बारे में जानते होंगे, ग्रीनविच टाइम यानी ब्रिटिश में जो वेधशाला स्थित है उसी से गुजरता है। इस वजह से इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में भी जाना जाता है और इसे ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और इसी रेखा के पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं, समय का बंटवारा उसी हिसाब से किया जाता है, समय का निर्धारण उसी हिसाब से किया जाता है। यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ध्यान रखिएगा, जो इसे हम अलग कलर से ले लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व वाले और ये पश्चिम वाले क्षेत्र हैं।
शून्य डिग्री या आप कहें 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके पूर्वी हिस्से का समय इस रेखा के समय से अलग होगा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी हिस्से का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा के समय से अलग होगा। यदि हम पूर्वी क्षेत्र के समय की बात कर रहे हैं, यानी 0 डिग्री या म्योत्तर देशांतर रेखा की यदि हम बात करें, तो इसके पूर्व में यदि हम समय की गणना कर रहे हैं तो वर्तमान में इस जगह पर जो या इस रेखा पर जो समय है, उससे 1 घंटे बाद का समय होगा पूर्वी हिस्से पर, और उससे 1 घंटे पहले का समय होगा उसके पश्चिमी हिस्से पर। यानी जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में हम पश्चिम और पूर्व दिशा की बात करते हैं, ना कि उत्तर और दक्षिण। तो यदि हम हमारे प्रश्न की ओर वापस जाते हैं, देखिए प्रश्न में क्या है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। जब भी आप अक्षांश को संदर्भित करेंगे पृथ्वी में, तो आपको नॉर्थ और साउथ भी लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि हम बात करें देशांतर के संदर्भ में, तो उसमें क्या है, प्रत्येक स्थान के साथ देशांतर के साथ आपको उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। यह बात यहाँ गलत हो जाएगी, क्योंकि आप देशांतर के संदर्भ में पश्चिम और पूर्व को लिखते हैं, ना कि उत्तर और दक्षिण को। तो दूसरा कथन सही है। इस तरीके से हमारा पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ गलत है। इस तरीके से हमारा पहला कथन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक कथन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कथन पर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। आपके सामने एक अभिकथन ए दिया हुआ है और उसका कारण आर दिया है। आपको बताना है कि यदि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या जो कारण आर दिया हुआ है वह कथन ए के बारे में सही व्याख्या करता है या नहीं। ठीक, अभिकथन ए कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। आपके पास कारण आर दिया हुआ है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर होता है या सूर्य सिर पर होता है। ठीक, अब आपके सामने कूट क्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन है क्रमशः, जिसमें क्या लिखा है, ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है, और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। अब यदि हम इन दोनों अभिकथन और कारण की बारे में चर्चा करें, इसे देखने की कोशिश करें, तो देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। हमने हमारे प्रीवियस वाले प्रश्न में डिस्कस किया था कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र है, इसके बीच में वर्ष भर जो सूर्य की किरणें हैं वे पड़ती हैं, यानी वर्ष भर यहाँ पर मौसम क्या रहता है, गर्म रहता है। इस वजह से क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के, यदि हमने इस चीज को समझ रखा है तो। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाने वाला क्षेत्र वर्ष भर यह गर्म रहता है। आइए कारण को देखते हैं। कारण क्या लिखा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है, और इसके बारे में भी हमने अभी चर्चा की। जो दरअसल यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाला हिस्सा है, इसके बीच जो जोन है यह उष्णकटिबंधीय जोन है, और यह गर्म दरअसल इसीलिए रहता है क्योंकि वर्ष में कहीं ना कहीं यहाँ पर कम से कम एक बार सूर्य का क्या होता है, सिर पर होता है, मध्य में दिन के समय में। ठीक है, तो इस वजह से कारण क्या है कि जो ये कर्क रेखा है और यह जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच वाली जो बात थी यह बिल्कुल सही बात है। यानी बिल्कुल सही है यह कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशीय रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार क्या होता है, दिन के मध्य सूर्य सिर पर होता है, और इसी वजह से यहाँ क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। यानी इसके जो कारण है, यह कारण इसकी व्याख्या बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ दोनों ही कथन क्या है, सही है, और इस अभिकथन का कारण यानी रीजन आर भी सही है। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आपके पास आपके सामने क्या है, अभिकथन ए और इसका कारण आर। अभिकथन ए क्या कह रहा है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। दूसरा है जिसमें आपके पास कारण आर दिया हुआ है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, कूट है, आपको बताना है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो क्रमशः हैं, दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं। देखिए, यदि हम विषुवत रेखा की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये बात चर्चा में लाई थी कि यदि हम पृथ्वी की प्रतिलिपि की बात करते हैं तो दरअसल विषुवत रेखा की जब हम बात करेंगे तो ग्लोब यानी क्या, यानी पृथ्वी की प्रतिलिपि। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है, ग्लोब को देखा है और ग्लोब को समझने की कोशिश की है। देखिए, चूंकि पृथ्वी बहुत विशाल है, इतनी बड़ी पृथ्वी को एक किसी पेज पर किसी पृष्ठ पर अंकित कर पाना वैसे भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में हूबहू प्रतिलिपि थोड़ा सा कम, जिसे हम मान सकते हैं, जिसे हम देख सकें, जिससे हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर पाए, उसे हमने ग्लोब के रूप में लिया है। यानी पृथ्वी का बहुत ही छोटा प्रतिरूप आप कह सकते हैं कि ग्लोब है, जिसके माध्यम से पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेखा खींची गई, जो कि एक काल्पनिक रेखा के रूप में हमने माना, हमने स्वीकार किया ताकि हम पृथ्वी का ठीक तरीके से अध्ययन कर पाए, वह विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा, दरअसल यह बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की यदि हम माने तो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा के आधार पर ही हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर पाए हैं। यदि हम विषुवत रेखा को मानकर नहीं चल पाते तो हम नॉर्थ और साउथ पोल का कैसे विभाजन कर पाते, हम कैसे बता पाते कि इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, कितने किलोमीटर पर ये मौजूद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा दरअसल पृथ्वी पर यदि हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा मानी जा सकती है, जैसे विषुवत वृत्त के रूप में भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी माना जाता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू यानी भूमि के मध्य की रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला कथन है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, बिल्कुल सही बात है, अभिकथन बिल्कुल सही है। आर देखते हैं, आर कारण क्या दिया है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसके बारे में भी अभी ही हमने चर्चा किया कि दरअसल बात बिल्कुल सही है कि विषुवत रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसके माध्यम से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों का अध्ययन कर पाए हैं। जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में पृथ्वी को क्या करती है, बांटती है। गोलार्ध क्यों, क्योंकि यह पृथ्वी का आधा आधा हिस्सा है और जो विषुवत रेखा है वह समान 2 भागों में पृथ्वी को बांटने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और हमारा कारण आर भी सही है। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और गोलार्ध दोनों हिस्सों में बांट देती है। इस वजह से विषुवत रेखा क्या है, एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु मानी जा सकती है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के बारे में आपको चीजें पता होना चाहिए। देखिए कथन क्या है, कथन 1 है, पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5, 66.5 डिग्री का कोण। ध्यान रखें क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षीय तल के साथ। ठीक है, दूसरा कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अब आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन में क्या है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्रमशः है, ए ऑप्शन है 1 सही है तथा 2 गलत है। ऑप्शन बी है 1 गलत है तथा 2 सही है। ऑप्शन सी है 1 तथा 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी है 1 तथा 2 दोनों गलत है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, जब भी पृथ्वी के बारे में चर्चा होती है, जब भी पृथ्वी के संदर्भ में बात आती है, तो ध्यान रखिएगा इससे जुड़े हुए हर एक तथ्य, हर एक शब्दावली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यदि हम पृथ्वी की धुरी और उसके अपने कक्षीय तल के संदर्भ की बात करें कि कितने अंश का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ध्यान रखिए ये है दरअसल पृथ्वी। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी यदि हम एक आदर्श पृथ्वी की बात करें तो आदर्श पृथ्वी के हिसाब से यह पृथ्वी है और ये इसकी धुरी है। ठीक, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन पृथ्वी क्या है,
23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो इसका जो काल्पनिक अक्ष है वह कुछ इस प्रकार से है। अब इसका काल्पनिक अक्ष यदि इस प्रकार से है तो हम इसे मानकर चल रहे हैं आदर्श स्थिति है, तो ये अपने अक्ष से कितने एंगल का कोण बना रही है ये हमें देखना है। ये अपने अक्ष से कितनी डिग्री का कोण बना रही है ये हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है, ठीक। तो यहाँ पर यह अपने धुरी से अक्ष की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का, ठीक। लेकिन यदि इसके कक्षीय तल की बात की जाए, ये इसका कक्षीय एंगल है, कक्षीय तल की यदि हम बात करें तो ये अपनी कक्षीय एंगल में कितनी डिग्री का कोण बना रही है? 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है वह अपने कक्षीय एंगल पर। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं हम, यानी पृथ्वी की अपनी धुरी अपने कक्षीय तल के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है। यानी पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ध्यान रखें, शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? परिक्रमण, यानी हम यहाँ पे शब्द है रिवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, परिक्रमण मतलब क्या? रिवॉल्यूशन। अब यदि हम बात करें पृथ्वी के संदर्भ में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, ये दरअसल परिभ्रमण कहलाती है, ना कि परिक्रमण। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? रोटेशन है। क्या है? रोटेशन है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? परिक्रमण के नहीं, परिभ्रमण के नाम से जानेंगे। परिभ्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, रोटेशन करती है, ना कि रिवॉल्यूशन करती है। ध्यान रखिएगा, क्या करती है? रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करती है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर रोटेशन कर रही है, इसी गति को हम पृथ्वी की घूर्णीय गति के नाम से जानते हैं। इसी गति को हम पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से जानते हैं। इसी गति को हम पृथ्वी की परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं, ना कि परिक्रमण गति। पर पृथ्वी की यदि हम परिक्रमण गति की बात करें तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है वह दरअसल पृथ्वी की परिक्रमण गति है, ना कि वह परिभ्रमण। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी की परिक्रमण गति है। पृथ्वी की अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाना या अपने अक्ष पर चक्कर लगाना पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, जिसे हम रोटेशन मोशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, रोटेशन मोशन, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको ध्यान रखना है कि क्या दरअसल परिक्रमण है, क्या दरअसल परिभ्रमण है। ये चीजें क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। मोशन। चलिए इस प्रश्न की अब हम सही जवाब को देखें तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दरअसल यदि हम अक्ष की बात करते हैं तो वह परिभ्रमण कहलाता है। दूसरा कथन गलत है, एक कथन सही है। देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आपके पास ऑप्शन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री। अब यदि पृथ्वी की रोटेशन की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री यानी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री कवर कर रही है, 360 डिग्री घूम रही है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? तो यदि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, यानी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमनी चाहिए? 360/24, 360/24। आप इसे डायरेक्ट 24 को, यदि आप 24 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, आप इसे कैसे कट कर सकते हैं? यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 × 36 और 30, ठीक है। फिर आपको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 15। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। ध्यान रखें, 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है, कितने डिग्री कोण बना रही है? डी ऑप्शन, 15 डिग्री का। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दरअसल जब पृथ्वी 360 डिग्री कवर कर रही है 24 घंटे में,
तो आप इसे सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लीजिए। आप जानते हैं कि 360 डिग्री कवर कर रही है कितने घंटे में, 24 घंटे में, तो आप एक घंटे करके निकाल सकते हैं। तब भी आप बता सकते हैं कि एक घंटे में 15 डिग्री का मूवमेंट करती है, यानी 4 मिनट में पृथ्वी कितना 1 डिग्री का मूवमेंट करती है। 1 अंश के लिए या 1 डिग्री के मूवमेंट पे पृथ्वी कितना मिनट ले रही है, 4 मिनट में। हम इस प्रश्न को डिस्कस करते करते, मान लीजिए इस प्रश्न को डिस्कशन करने में 4 मिनट हमें समय लगा, तो समझिए कि उस प्रश्न के डिस्कशन में ही पृथ्वी ने 1 डिग्री का एंगल अपना मूव कर लिया है। तो ध्यान रखिए 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है। और यह दिन और रात को डिसाइड करता है, क्योंकि 24 घंटे में हम दिन और रात दोनों डिसाइड करते हैं। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है ये, पृथ्वी की घूर्णन गति पर, पृथ्वी की दैनिक गति पर, पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में कुछ खास प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य जानकारियों के साथ और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।